नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सोमवार 18 सितंबर की शाम को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का साहस मोदी सरकार में है और महिला आरक्षण के बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। हालांकि उन्होंने अपने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण के बिल को पारित किया जा सकता है और उसे लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लेकिन आखिर यह बिल क्या है, इस बिल का इतिहास क्या रहा है और इसे अब पास कराने के पीछे की राजनीति क्या है? मणिपुर में क्या हुआ हम सभी को पता है, जो महिला रेसलर्स हैं वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे हमें पता है। तो क्या इस सब के बीच मोदी सरकार को अचानक से लगा कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए या इसके पीछे और कोई कैलकुलेशन है? इसे आज हम इस वीडियो में दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। यह वही बिल है जिसे लेकर अब चर्चा चल रही है, क्या उसे लेकर कुछ किया जा सकता है? अगर साफ और सरल शब्दों में कहें तो इस बिल के जरिए महिलाओं को संसद और साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, यह बहुत दुख की बात है कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह देश अब सुपर पावर बन चुका है, तब इस देश की आधी आबादी का हमारे संसद और हमारे अलग अलग राज्य के असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। वुमेन रिजर्वेशन बिल के पास हो जाने का मतलब यह होगा कि हर तीसरे सीट पर एक महिला विधायक या सांसद बनेगी। इस 33% आरक्षण में ही एससी और एसटी समाज से आने वाली महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान है। आगे इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर यह बिल अब क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या 2024 चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उसके जरिए एक प्रॉपर प्लान करके इसे लाया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों बात करते हैं इस बिल के इतिहास के बारे में। महिलाओं को इलेक्शन में रिजर्वेशन और अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंटेशन दिए जाने का जो ये मांग है, ये नई नहीं है। इनफैक्ट मई 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस रिजर्वेशन के मुद्दे को सबसे पहली बार उठाया था। उस समय राजीव गांधी ने रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था। यह बिल जहां लोकसभा में पास हो जाता है तो वहीं राज्यसभा में यह बिल पास नहीं होता है। इसके बाद से तमाम सरकारों ने इस बिल को लाने के लिए अलग अलग प्रयास किए। दोस्तों, फिर आता है साल 1992। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 72 और 73 को रीइंट्रोड्यूस किया। इस बिल के अनुसार रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। इस बिल को दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, जिसके बाद इसे कानून बनाया गया और अब देश भर में नगर पालिका और पंचायत चुनावों में करीब 15 लाख महिलाओं को आप और हम हर बार जब भी चुनाव आते हैं तब इलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की सरकार ने महिलाओं को लोकसभा में रिजर्वेशन दिए जाने का बिल सितंबर 1996 में लोकसभा में 81st अमेंडमेंट बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इस बिल को उस समय जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो नहीं मिल पाई और बाद में इस बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया। इस कमेटी ने जहां अपनी रिपोर्ट को संसद के सामने पेश किया तो वहीं लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह बिल उस समय लैप्स हो गया। इसके बाद देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। इनकी सरकार ने इस बिल को 1999, 2002 और 2003 में रीइंट्रोड्यूस किया। इस बिल को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बावजूद मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाए और यह बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल के पास नहीं होने के पीछे समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी शामिल है। इन पार्टियों की मांग थी कि महिलाओं को दिए जा रहे 33% रिजर्वेशन में बैकवर्ड ग्रुप की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसका मतलब आप साफ और सरल शब्दों में यह समझें कि अगर महिलाओं को जो कुल सीट्स दिए जा रहे हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, उसमें से 33% रिजर्व सीट्स बैकवर्ड ग्रुप के लिए रखा जाना चाहिए। याद रखिए, मैंने शुरुआत में कहा एससी और एसटी ग्रुप में आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान इस बिल में है, लेकिन अदर बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए इस बिल में यह प्रावधान नहीं है और इसी का वो विरोध कर रहे थे। फिर आता है साल दोस्तों 2008। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को अपर हाउस यानी राज्यसभा में टेबल किया। वहां पर यह बिल मार्च 2010 में पास भी किया गया। हालांकि इस बिल को मनमोहन सिंह की सरकार ने कभी भी
लोकसभा में पेश नहीं किया। इसके पीछे की एक वजह समाजवादी पार्टी और आरजेडी के इस बिल को लेकर मौजूद डिमांड रहे, और क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार को इन दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल था तो वो कभी भी इस बिल को लोकसभा में टेबल नहीं कर पाई। यहां पर दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि चुनाव के समय जहां लोकसभा का सदन भंग होता है तो वहीं राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, यानी राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। उसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स को चुना जाता है। यानी राज्यसभा में यह बिल पास हुआ है और यह बिल अब भी क्योंकि राज्यसभा में पास हो चुका है तो उसे लोकसभा में पास करना है। अब फिर आता है दोस्तों साल 2014, जिसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जहां बीजेपी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात कहती है तो वहीं अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाते हैं। 2017 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और 2018 में राहुल गांधी पत्र लिखकर सरकार को इस बिल के लिए समर्थन देने की बात भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने पहले कार्यकाल में बीजेपी इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब इस बिल को लेकर अचानक से इतनी चर्चा और कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे आंकड़े हैं, उसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लोकसभा में फिलहाल 78 वुमेन एमपीज मौजूद हैं, जो पूरे जो हाउस स्ट्रेंथ है अगर उसकी तुलना करें तो केवल 14.36% है। राज्यसभा में केवल 14% एमपीज महिलाएं हैं। अगर स्टेट असेंबलीज की बात करें तो तमाम न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे कई स्टेट असेंबलीज में वुमेन रिप्रेजेंटेशन 10% से भी कम है। इन आंकड़ों को देख समझा जा सकता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इस बिल की कितनी जरूरत है। दोस्तों, जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूं वहां पर मौजूदा सरकार में तो बीजेपी भी है, लेकिन इस पूरे सरकार में केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री है और इस एक महिला मंत्री को अपॉइंट करने के लिए भी सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय दोस्तों लग गया था। लेकिन आप इसके पीछे की एक दूसरी राजनीति को भी समझिए। देश में अगले साल चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के गठबंधन के साथ ही एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री महिलाओं के वोट को अपने फेवर में लाने की कोशिश इस बिल से कर रहे हैं। इस देश की ग्रोथ में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा ही है, तो वहीं इलेक्शन वोटिंग और इलेक्शन कंटेस्ट करने में भी अगर पिछले सालों की जो आंकड़े हैं उस पर अगर आप नजर डालें तो पिछले कई सालों में वुमेन पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी हुई है। साल 1957 के लोकसभा इलेक्शन में देश भर में केवल 45 महिलाओं ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में 726 महिलाओं ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। वुमेन वोटिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 1962 के चुनाव में केवल 46.6% महिलाओं ने 46.6% महिलाओं ने ही वोट दिया था, जबकि उस समय 62% पुरुषों ने वोट दिया था। लेकिन 2019 चुनाव के अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो यह हैरान करने वाले हैं। 2019 चुनावों में 67% वोटर्स पुरुष थे, जबकि 67.2% वोटर्स महिलाएं थी। यह पहली बार है जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया और यह बात मोदी सरकार को भी समझ आई। इसलिए आप देखेंगे कि रक्षाबंधन से पहले गैस के दाम कम किए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम हो या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, उसे सरकार बार बार उठाती रहती है और वुमेन वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश सरकार पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो 2022 के यूपी इलेक्शंस में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40% सीट्स पर महिला कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट करवाने का ऐलान किया था। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को पब्लिक बस में फ्री ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया हुआ है और तेलंगाना चुनावों से पहले कांग्रेस ने भी महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने का ऐलान अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। लेकिन इस सब के बीच दोस्तों एक बहुत ही अहम सवाल यह है कि क्या केवल इस रिजर्वेशन बिल से ही महिलाएं एम्पावर हो जाएंगी। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि चुनाव एक महिला लड़कर जीत जाती हैं, लेकिन उसके बाद उस घर का कोई एक मेल सदस्य एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है। ऐसे में हमें लगता है कि सरकार को जरूरत है कि इस बिल के साथ ही एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी और साथ ही साथ लोगों के माइंडसेट में बदलाव लाएं, ताकि एक्चुअल ऑन ग्राउंड वुमेन एम्पावरमेंट का असर ग्रास रूट लेवल पर देखने को मिले। दोस्तों, गोदी मीडिया की ओर से हिंदू मुस्लिम और मोदी पत्रकारिता के बीच अगर आपको लगा
कि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली, मामला समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आप हमसे और क्या कुछ सुनना चाहते हैं, इसमें क्या सही लगा, क्या गलत लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि मामला क्या है, 2024 चुनावों को मद्देनजर लेते हुए इसके लिए किस तरह से चर्चा की जा रही है और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।